What causes repeated IVF failures? And if you are suffering from repeated IVF failures, what can you do? Hi, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल मुंबई। एंड आज का ये जो सेशन है ये एक डिस्कशन नहीं, ये एक मास्टर क्लास है ऑन व्हाट टू डू इन केस ऑफ रिपीटेड IVF फेलियर। इसमें हम पहले तो एड्रेस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू फेलियर इन IVF एंड इसके बारे में फिर क्या सोल्यूशन ऑफर किया जा सकता है ये भी डिस्कस किया जाएगा। तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि IVF में इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ ओनली थ्री थिंग्स। एक जो यूट्रस है उसका हेल्थ, दूसरा एम्ब्रियो का हेल्थ विच इज नथिंग बट अ फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म, एंड थर्ड अड्जूवेंट फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल यूट्रस के बाजू में जो ट्यूब्स है उसका कोई कंट्रीब्यूशन हुआ या नहीं हुआ। सो अगर बार बार हमारा IVF फेल हो रहा है तो प्रॉब्लम या तो एग में है या स्पर्म में है या ट्यूब में है या यूट्रस में है। एंड अगर हम ये प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं तो इसका सोल्यूशन ऑफर किया जा सकता है। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द एग। नाउ हमें पता है कि एग की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ती उम्र के साथ कम होते जाता है, बट समटाइम्स ये रूल हम जनरलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वेरी ऑफन हमारे पास पेशेंट्स आते हुए यंग, फॉर एग्जाम्पल दे मे बी अराउंड 28-30 इन एज, बट सोनोग्राफी या AMH टेस्ट करने में हमें समझ में आता है कि इनकी एग की क्वांटिटी काफी हद तक कम हो चुकी है। इनमें जब IVF किया जाता है तो दिखता है कि एग की क्वालिटी पुअर है। इसलिए ये अज्यूम करना कि आपकी एज कम है तो आपके एग्स हेल्दी होंगे, ये इनकरेक्ट है। हाउएवर एग क्वालिटी एक ऐसी चीज है और एग क्वांटिटी एक ऐसी चीज है जो IVF में ऑफन अपने आप को रिवील करती है। अगर एग्स कम मिले या एग्स के जरिए जो एम्ब्रियो बने ये कई बार फ्रैगमेंटेड होते हैं तो हम एजुकेटेड गेस ले सकते हैं कि भाई एग क्वालिटी प्रोबेबली वीक हो सकती है। सेकंड, अगर लेडी की एज 30 या 39 से ऊपर है तो देन एक्सपेक्टेड होता है कि एग क्वालिटी वीक है एंड दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपीटेड IVF फेलियर्स। हेंस इसका सोल्यूशन भी ऑब्वियस है कि अगर आपकी एग क्वालिटी आपके सक्सेस के रास्ते में आ रही है देन यू कैन ऑप्ट फॉर ट्रीटमेंट लाइक ओवेरियन रिजुविनेशन या फिर डोनर एग प्रोग्राम, जहां पे कि थर्ड पार्टी लेडी का एग लेके हस्बैंड का स्पर्म लेके एम्ब्रियो बना के अपने यूट्रस में डाला जा सकता है। लेट्स कम टू द सेकंड थिंग विच इज द स्पर्म। नाउ स्पर्म के दो मेन एंगल होते हैं। एक होता है स्पर्म का अपीयरेंस जिसको हम साइंटिफिकली मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे इंसान में 4-5 पार्ट होते हैं वैसे स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। देयर इज अ हेड, अ नेक, अ बॉडी एंड अ टेल। नाउ व्हाट कैन गो रॉन्ग विद द स्पर्म? एक, स्पर्म की क्वांटिटी कम हो सकती है। एक, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम आ सकता है, यानी हेड, नेक, बॉडी या टेल में डैमेज हो सकता है। एंड थर्ड, कभी कभी स्पर्म का DNA डैमेज हो सकता है। सो रिपीटेड IVF केसेस, फेलियर केसेस में हम एक अक्सर टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, यानी स्पर्म DFI टेस्ट। अगर DFI की मात्रा 25% से ज्यादा आती है यानी स्पर्म्स में DNA डैमेज हो सकता है एंड दिस कैन लीड टू रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर एंड रिकरेंट मिसकैरेजेस ऑल्सो। ये नॉर्मली स्मोकर्स या जिसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है उनमें पाया जाता है एंड सिंपल रेमेडियल एक्शन से इसको भी करेक्ट किया जा सकता है, या कई बार टीसा करके अगर हमने स्पर्म्स टेस्टिस से डायरेक्टली निकाले तो इसको एड्रेस किया जा सकता है। थर्ड आता है ट्यूब्स। ना आप सोचेंगे IVF में ट्यूब्स का क्या रोल है? IVF में ट्यूब्स का इनडायरेक्ट रोल होता है। अगर ट्यूब्स हेल्दी है तो इसका IVF से कोई लेना देना नहीं है, बट कभी कभी ट्यूब के अंदर पानी जमा हो सकता है और इसको बोलते हैं हाइड्रोसल्फिंग्स। ये पर्टिकुलरली तब होता है जब ट्यूब्स डैमेज्ड है एंड ये कॉमनली यानी फाइंड करते हैं हम पेशेंट्स में जिनमें पहले ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, स्पेशली इन इंडिया। ना अगर ये ट्यूब में पानी जमा है तो ये जो पानी होता है ये नॉर्मली टॉक्सिक होता है एंड ये पानी बैक एंड से ट्रिकल करके यूट्रस के कैविटी में आ सकता है। सो अगर आप ये मॉडल में देखेंगे ये ट्यूब्स होते हैं। अगर ट्यूब इन्फेक्टेड है, डैमेज्ड है और ट्यूब में पानी जमा है तो ये पानी बैक एंड से ट्रिकल करके एम्ब्रियो के कांटेक्ट में आ सकता है जिसको हमने यूट्रस के अंदर डाला है। एंड अगर ये पानी एम्ब्रियो के कांटेक्ट में आया तो ये एम्ब्रियो को डैमेज कर सकता है, एम्ब्रियो मुरझा जा सकता है और ये IVF फेलियर का कारण बन सकता है। इसका सोल्यूशन भी सिंपल है। अगर सोनोग्राफी में या MRI में ट्यूब में पानी दिखता है तो या तो हम ट्यूब को कट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये इन्फेक्टेड पानी एम्ब्रियो के कांटेक्ट में नहीं आए और हमें सक्सेस मिल सके। एंड लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यूट्रस। ना हम जब यूट्रस की बात करते हैं तो हम दो चीज एड्रेस करना चाहेंगे। एक है यूट्रस का स्ट्रक्चर, सेकंड है यूट्रस की लाइनिंग। अगर यूट्रस में कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी है तो ये यूट्रस को वीक कर देता है और यूट्रस के बेबी कैच करने की एबिलिटी कम कर सकता है।
स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी जो कॉमनली जो हम पाते हैं, एक होता है फाइब्रॉइड यूट्रस और सेकंड होता है एडेनोमायोसिस, यानी पूरा का पूरा यूट्रस सूजा होता है। नाउ एडेनोमायोसिस इजीली एड्रेसेबल नहीं है, कुछ केसेस में सर्जिकल करेक्शन काम करेगा, कुछ केसेस में काम नहीं करेगा। फाइब्रॉइड्स में सर्जिकल करेक्शन इज यूजुअली वेरी इफेक्टिव और काफी हद तक यूट्रस को नॉर्मल बनाया जा सकता है और सक्सेस रेट्स नॉर्मल पे लाए जा सकते हैं। तो अगर सोनोग्राफी में यूट्रस में कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी है, सो इफ यू कैन करेक्ट इट सर्जिकली, पहले इसको करके रिपीट आईवीएफ अटेम्प्ट किया जाता है। सेकंड आता है यूट्रस की लाइनिंग। लाइनिंग में दो इशू हो सकते हैं, एक है कि लाइनिंग की थिकनेस और वैस्कुलरिटी अच्छी नहीं है, मतलब यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से डेवलप नहीं हो रही, और सेकंड यूट्रस की लाइनिंग इंट्रिंसिकली खराब है, उसमें बेबी कैच करने की कोई कैपेसिटी बची नहीं है। ना जो फर्स्ट है इसको यूजुअली करेक्ट कर सकते हैं। अगर यूट्रस का वैस्कुलरिटी पुअर है या यूट्रस की लाइनिंग पतली है, तो पहले हम रेकमेंड करते हैं कि भाई हमें एक हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहिए, यानी अंडर एनेस्थीसिया यूट्रस के अंदर कैमरा डालिए, देखिए कि अंदर यूट्रस के वॉल्स कहीं चिपके तो नहीं है। अगर चिपके हैं तो इसको हम सेपरेट करते हैं और यूट्रस की कैविटी को नॉर्मल करते हैं। सेकंड, हम कई बार यूट्रस के वॉल में हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा पीआरपी इंजेक्ट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट करते हैं, जिससे यूट्रस के वॉल में ब्लड सप्लाई बढ़ता है। ना कॉमन सेंस है कि अगर यूट्रस का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो जब हम ईस्ट्रोजन टैबलेट्स लेंगे तो हार्मोन भी जो लाइनिंग तक पहुंचेगा ये बढ़ेगा और इससे एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी बढ़ सकती है, एंडोमेट्रियम की वैस्कुलरिटी भी बढ़ सकती है, एंड इससे इम्प्लांटेशन चांसेस इंप्रूव होंगे, मिसकैरेज के चांसेस कम होंगे। सो अगर थिन एंडोमेट्रियम है तो हिस्ट्रोस्कोपी विद एसओएस पीआरपी कैन ऑफन हेल्प। बट सबसे डिफिकल्ट केस होता है वो जहां पे लाइनिंग भी अच्छा है, यूट्रस भी अच्छा है, बट एंडोमेट्रियम अभी यानी बेबी को कैच ही नहीं कर पाता। इन केसेस में एक ईरा नाम का टेस्ट किया जा सकता है या फिर सरोगेसी के लिए ऑप्ट किया जा सकता है, जो कि लास्ट रिसोर्ट ऑप्शन रहता है। सो आपको यह समझने की जरूरत है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट यस आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस जरूर लगेगी, स्पेशली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ईदर रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स, एंड आपको डायरेक्टली सरोगेसी के लिए जंप करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल चीज है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी का इलाज करो तो वो काम नहीं करने वाला। सिमिलरली अगर प्रॉब्लम अंडे का है बट आप सरोगेसी करो यानी किसी और का यूट्रस यूज करो प्रेगनेंसी के लिए, आपको फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपके केस में फेलियर का कारण क्या है, उसको एड्रेस करो एंड देन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो, डू हिट द बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।